फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिए, मुझे लगता है आप सब ठीक होंगे और कंटिन्यूस वीडियो देख रहे होंगे इस चैनल की। देखिए, अब हम इसमें 12th का जो पार्ट 3 शुरू करेंगे इस वीडियो का प्रोबेबिलिटी का, वो पार्ट है 3। देखिए, इसमें क्या हम शुरू करेंगे इस प्रोबेबिलिटी का, ये 12th का टर्म 2 का फर्स्ट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। देखिए, अभी तक जो हमने प्रोबेबिलिटी जितना भी किया है उसमें क्या होता था कि एक सैंपल स्पेस होता था, ठीक है, अभी भी रहेगा सैंपल स्पेस। तो एक सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को मैं बार बार आपको बता ही रहा हूं, उसको हम ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें क्या लिखते हैं हम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। जैसे सोचिए कि हमने किसी कॉइन को टॉस किया तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे इसमें लिखना होता है। जैसे हमने किसी डाइस को थ्रो किया तो उसके रिजल्ट्स पॉसिबल क्या होंगे उसको इसमें लिखना होता है, ठीक है। अब हमें किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस को बेस मान के उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि जो इवेंट हम करते हैं, जो इवेंट हम चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने किसी डाइस को थ्रो किया और उसका जो सैंपल स्पेस है वो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। तो जब डाइस को आप थ्रो करेंगे तो ऑब्वियसली यही सैंपल स्पेस आएगा, ना तो इससे ज़्यादा आउटकम्स होंगे ना इससे कम आउटकम्स होंगे। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने लिखा है अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो। अब देखिए, हमने एक इवेंट लिया, जैसे मान के चलो हमने इवेंट लिया गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। इस इवेंट को हमने मान लो ई नाम दे दिया, ये इवेंट ई है। फिर हमने एक दूसरा इवेंट लिया गेटिंग एन इवन नंबर का आना। अगर हम इस डाइस को थ्रो करेंगे तो इवन नंबर का आना, उसको हमने एफ कह दिया, ये इवेंट एफ है। तो देखिए, अगर ये इवेंट अकर होगी तो उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 3। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका होगा 4 5 6। तो ये इसमें इसके सैंपल पॉइंट्स होंगे। अगर ये इवेंट होगी तो क्या होगा, इवन नंबर, तो इसमें 2 4 और 6 ये आएगा। अब देखिए, हमें अगर इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, तो हमें क्या करना होगा कि इस इवेंट के फेवर में इस सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट हैं उसको हमें डिवाइड करना होगा इस सैंपल स्पेस में जो टोटल सैंपल पॉइंट है। हम प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं। अब जैसे अगर हमें एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे हमें एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें जितने सैंपल पॉइंट हैं, ठीक है, तो इसमें भी इसके फेवर में इसमें कितने हैं, 3 हैं। जैसे 2 4 6, तो 2 4 6 कहने का मतलब क्या है, अगर 2 आ गया इस सैंपल स्पेस में, यानी अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो अगर उसको हमने थ्रो किया और 2 आ गया तो ये इवेंट हो जाएगी, 4 आ गया तो भी हो जाएगी, 6 आ गया तो भी हो जाएगी। यानी इनमें से कोई नंबर आएगी 2 4 6 में से, तो ये इवेंट हो जाएगी। तो इसके फेवर में इस सैंपल स्पेस में जितने सैंपल पॉइंट होंगे वो तो हमको क्या लिखना है, फ्रैक्शन में जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उनको हमें ऊपर लिखना है और बाकी को हमें क्या लिखना है, टोटल सैंपल पॉइंट्स को हमें नीचे लिखना है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम किसके बेस पर निकाल रहे हैं, सैंपल पॉइंट पर। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी हम ई का निकालेंगे तो देखिए ई के फेवर में इस सैंपल पॉइंट में कितने पॉइंट्स हैं, 4 5 6, यानी 4 5 6, तो 3 है। तो 3 अपॉन इसमें टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, सैंपल पॉइंट कितने हैं सैंपल स्पेस में, 6 हैं, तो 3 अपॉन 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो गया एन ई, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ये कार्डिनल नंबर भी होता है। तो ये निकल के क्या आएगा, यहां से प्रोबेबिलिटी जो आएगा ई का वो आपका आएगा 1/2। अब देखिए, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एफ का तो वो क्या होगा, मतलब कि एफ जो सैंपल पॉइंट है 2 4 6, तो इसके फेवर में यहां पे कौन कौन है, इसमें 2 है 4 है 6 है 3 है। तो यहां पे क्या आएगा, इसमें एन एफ
अपॉन एन एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/6, यानी ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी दोनों का क्या आया, 1/2 निकल के आया। तो आपने एक चीज यहां पे नोटिस किया कि इनकी किसी भी इवेंट जो इससे जुड़ी हुई इवेंट है, ये ई और एफ दोनों ही इस सैंपल स्पेस से जुड़ी हुई इवेंट है, एसोसिएटेड इवेंट है। तो अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम इसको सैंपल पॉइंट लेकर हम ये देखते हैं कि ये जो इवेंट है, ये जो सैंपल पॉइंट है, इसके फेवर में, इस इवेंट के फेवर में यहां पे कितने सैंपल पॉइंट हैं, ठीक है। उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, जैसे एस एक ये सैंपल स्पेस है, इसी से जुड़ी हुई ये दो इवेंट हैं जो मैंने अभी ली, ई और एफ। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जब ये इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हम डाइस को जब थ्रो करेंगे तो इनमें से कोई भी इवेंट अभी हुई नहीं है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसी को बेस मानेंगे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एस को ही बेस मानेंगे। लेकिन अब हम क्या सोचते हैं कि मान के चलो हमने सैंपल स्पेस अभी निकाला नहीं है, मतलब हम डाइस को थ्रो करने जाते हैं, तो डाइस को थ्रो करते हैं और मान के चलो ये इवेंट हो चुकी है, मान लो ये एफ जो इवेंट है ये ऑलरेडी अकर हो गई है, इसका अकरेंस हो चुका है एफ का, तो एफ ऑलरेडी अकर हो गई है इवेंट। तो जब एफ ऑलरेडी हो गया है तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर एफ ऑलरेडी हो गया है तब ई के होने का चांस क्या होगा, ई के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें देखिए क्या होगा, जैसे अब हमने क्या किया कि एफ पहले ही हो चुका है, यानी इस सैंपल पॉइंट को देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम डाइस को थ्रो कर चुके हैं, ये हो चुका है, यानी एफ हो चुका है। तो एफ हो चुका है तो इसका मतलब क्या है कि इवन नंबर आ चुका है, यानी 2, 4, 6 ये आ चुके हैं, इवन नंबर का आना इस डाइस को थ्रो करने से हो चुका है। तो ये सैंपल स्पेस जो हमारा पहले था, ये था हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, लेकिन अब ये इवेंट हो चुकी है, तब इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उस पे क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके होने से, अब उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो नंबर्स होंगे होगा 4, 5, 6, क्योंकि ये इवेंट क्या है, ई क्या है कि 3 से ग्रेटर नंबर आना, तो 3 से ग्रेटर 4, 5, 6 आएगा। अब देखिए जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तब हम इसके अकॉर्डिंग हम ये दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लेकिन हम डाइस को थ्रो कर चुके हैं और ये घटना एफ हो चुकी है, तब इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए अब हम इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हो चुका होगा और वो रिड्यूस होकर जो इवेंट हो चुकी है उसमें बदल चुका होगा, क्योंकि जब तक हमने क्या कहा कि जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो ये जो सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है, तो ये हुआ नहीं है, ये हुआ नहीं है, इसका हमने अनुमान लगा लिया है कि अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल पॉइंट में क्या होता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे सामने सर्टेन हो चुका है कि ये इवेंट हो चुकी है, तो मतलब ये पहले ही ये आ चुका है, यानी हम डाई को जब थ्रो करेंगे तो 2, 4, 6 उसमें आ चुका है, तब ये इवेंट होने के चांस क्या होंगे। अगर ये हो चुका है तो इस इवेंट के होने के चांस क्या होंगे। तो हम क्या देखते हैं, जब सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी ये इवेंट हुई नहीं है तो हम इस पे जाते हैं, ये हम पहले से ही मान के रख लेते हैं क्योंकि ऐसा ही हो सकता है अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे। तब हम देखते हैं कि इसके फेवर में यहां कितने पॉइंट्स हैं, सैंपल पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि ये सैंपल स्पेस यहां पे ये इवेंट हो चुकी है तो ये सैंपल स्पेस एफ में बदल चुका है। तो अब हम देखेंगे कि अब अगर हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो देखिए क्या होगी, तो हम देखेंगे इसके फेवर में यहां कितने सैंपल पॉइंट हैं ई के। तो देखिए ई का 4 और 6 यहां पर है, तो देखिए इसके अब देखें हम तो इसके फेवर में कितने हैं, केवल 2 हैं, यानी 4 है और 6 है, और ये टोटल कितने। अब सैंपल स्पेस एस नहीं रहेगा, अब ऐसे मानिए कि सैंपल स्पेस रिड्यूस होके एफ बन चुका है। अब इसमें कितने हैं, तो इसमें अगर इसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे जो इसके फेवर में है, तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ई की प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, वो हो जाएगी इसके फेवर में 2 है तो 2, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से,
2 4 6 ये कितने हैं एफ में 3, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब एक चीज देखिए नोटिस करिए, जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, जब एफ नहीं हुआ था तो हम सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वो 1/2 आई थी। जब हमने देखा कि ये एफ अगर हो चुका है कि हमने डाइस को थ्रो किया और उस पर इवन नंबर आ चुका है, तब उसके होने के बाद अगर हम ई की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तब वो 2/3 आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इवेंट, जो सैंपल स्पेस से जुड़ी इवेंट है 2, अगर उनमें से कोई इवेंट हो चुकी है तो फिर नेक्स्ट इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इफेक्ट हो जाती है। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कोई इवेंट, जो कि 2 इवेंट हैं सैंपल स्पेस से जुड़ी हुई हैं, और उनमें से कोई एक इवेंट हो जाती है, तो उस दूसरी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसके जो चांस होते हैं, उसके अक्रेंस का जो चांस प्रोबेबिलिटी होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहां पे चेंज हुआ, यहां पे क्या था, हम सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग देख रहे थे, ये इवेंट हुई नहीं थी। अब ये इसने माना कि हम डाइस को थ्रो कर चुके हैं और हमारा इवेंट एफ हो चुका है। जब एफ हो चुका है तब फिर ई हो कैसे होगा, उसके चांसेस क्या होंगे, तो हमने यहां पे देखा तो यहां पे जो निकल के आया वो 2/3 आया। तो इससे ये कंक्लूजन आया कि ये एफ का होना ई के होने को अफेक्ट करता है, यानी ये कंडीशन लग जाती है एक तरीके से। इसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अब देखिए इसको शो कैसे करेंगे। इसको शो करने का जो मेथड होता है, वो तरीका जो होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो क्या होता है, देखिए जो इवेंट हो चुकी है, मान लो एफ हो चुका है, तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे दिखाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डेट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट्स करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ई गिवन डेट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब कि f पहले ही हो चुका है। अब देखिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी a/b, तो इसका मतलब क्या है कि ये सैंपल स्पेस से जुड़े हुए 2 इवेंट हैं a और b। अब देखिए b ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो a के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस of A given that B has already occurred। तो B क्या हुआ है, पहले ही हो चुका है। तो ये जो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी है, ये देखिए F E की जो प्रोबेबिलिटी अब निकाल रहे हैं, अब उस कंडीशन पे निकाल रहे हैं जब हमारा जो सैंपल स्पेस है वो अब सैंपल स्पेस S नहीं रहा पूरा। अब क्या हुआ कि ये घटना हो चुकी है, तो सैंपल स्पेस, देखिए जब तक ये घटना नहीं हुई थी एफ, तब तक क्या था कि ये कुछ भी हो सकता है, तो इसमें सैंपल पॉइंट सारे 6 हो सकते थे, ये सैंपल स्पेस था। अब वो हुआ नहीं था जब तक, अब ये हो चुका है, यानी ये हम इसको फेंक चुके हैं और ये इवेंट आ चुकी है। तब जब ये आई तो उसके साथ ई के होने की प्रोबेबिलिटी, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जब हम विदाउट इसके निकालेंगे तो हम एस को देखेंगे, ये हमारा हम एक तरीके से ये मान लेते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हम इसको फेंक चुके हैं तो अब ऐसा नहीं होगा, अब हम सर्टेन हो गए कि एफ हो चुका है। वैसे ही क्या होगा कि ए और बी, ये 2 इवेंट अगर सैंपल स्पेस एस से जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या होगा कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम बी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसमें क्या है कि पहले अगर हम बी के अकॉर्डिंग नहीं देखते, मान लो एस में ही देखेंगे, तो एस क्या है, अभी हम जब सैंपल स्पेस बनाएंगे तो हम कॉइन को डाइस को हम थ्रो करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, ये हो सकता है। तब जब ऐसा होगा तो फिर ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कुछ और होगी। लेकिन जब ये हम फेंक के देख चुके हैं कि बी इवेंट है, कुछ भी वो हो चुकी है, तब फिर ए के होने के चांस क्या होंगे, वो कंडीशन बन जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा हमें इसमें समझना है कि इसको फिर हम निकालेंगे कैसे। अब देखिए हम क्या देखते थे, जो अभी हमने देखा यहां पे कि जैसे मान लीजिए ये इवेंट सैंपल स्पेस से जुड़ी हुई है, तो हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी हमें ई निकालना है। अभी मैं बात कंडीशनल की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे ई निकालना है। तो मैंने बताया हम कैसे निकालते हैं, इसके सैंपल पॉइंट का नंबर उसको ऊपर लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा, और जो टोटल सैंपल
स्पेस में जो पॉइंट्स होते हैं वो 6 हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये ई क्या है, ये ई क्या है कि जो ये सैंपल स्पेस से जुड़ी इवेंट है तो ई इसका सबसेट होगा। तो जब सबसेट होगा तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई का और एस का, तो वो यही आएगा, ई आएगा। देखिए ये सैंपल स्पेस का अगर हम इंटरसेक्शन ई के साथ निकालेंगे तो इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो ई जो है इसके साथ ई के एलिमेंट तो सारे इसमें मिलेंगे, तो ई के ही कॉमन रहेंगे। तो यहां पे इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ई ही निकल के आएगा। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, एस इंटरसेक्शन ई का नंबर उसको डिवाइड करते हैं टोटल एस के नंबर से, क्योंकि अब हम सैंपल स्पेस मान के चल रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसका, ई बाई एफ का, तो इसका मतलब क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि अब आपका जो सैंपल स्पेस है ये एस, ये रिड्यूस हो चुका है और ये अब एफ बन चुका है, यहां पे जैसे ही बना एफ। अब जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, अब हम सैंपल स्पेस को भूल जाएंगे, अब एफ को ही जो इवेंट हो चुकी है उसी को हम एक सैंपल स्पेस मान लेंगे। तो देखिए हमें यहां पे क्या करना होगा, फिर हमारा सैंपल स्पेस हो गया एफ, तो अब हम एफ के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ई का। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एफ है, अब हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हमें क्या देखना है कि ई के कितने एलिमेंट इसके साथ कॉमन है एफ के साथ। तो हमने देखा इसके साथ केवल 2 एलिमेंट कॉमन है, यानी अब हम एफ का इंटरसेक्शन करेंगे ई के साथ, ई और एफ का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है ना, यानी ई के एलिमेंट देखेंगे जो एफ में कॉमन है, तो वो कौन कौन आएंगे, वो आएंगे 4 और 6। क्या आया, 4 और 6। अब ये जो कॉमन आए हैं 4 और 6, इसको हम डिवाइड करेंगे जो एफ के टोटल सैंपल पॉइंट होंगे उनसे, क्योंकि अब हमारा एफ ही सैंपल स्पेस बन चुका है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट अब एफ से डिवाइड करेंगे। तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा ई बाई एफ, वो क्या निकल के आएगा, एन ई का इंटरसेक्शन हम किसके साथ करेंगे, एफ के साथ, जो सैंपल पॉइंट बन चुका है हमारा, और उसको अब हम डिवाइड कर देंगे एन एफ से, क्योंकि एफ अब हमारा सैंपल पॉइंट है, सॉरी सैंपल यहां पे स्पेस है। अब देखिए ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। अब देखिए एक चीज सोचिए, अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं एन एस से, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, इसको डिवाइड कर दिया मैंने एन एस से, अपॉन एन एफ को मैंने डिवाइड कर दिया एन एस से, इसको भी। तो अब देखिए एक चीज ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, फिर ये वाला जो बॉक्स है ये क्या है, ये क्या है, ये इवेंट है ई इंटरसेक्शन एफ, मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, एन एस से। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी हो गया किसका, ये वाला जो बॉक्स में जो लिखा हुआ है मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर हम किसी भी इवेंट को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे नंबर से, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का आ जाएगा। और ये जो है ये वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी एफ का हो गया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब देखिए ये जो बॉक्स था ये पूरा रिड्यूस हो गया इसमें ई इंटरसेक्शन एफ में, और ये जो बॉक्स है ये रिड्यूस हो गया एफ की नंबर को हमने इस सैंपल पॉइंट की नंबर से, सैंपल स्पेस की नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। अब तो इससे क्या बना, अब यहां से, यहां पर अगर हम एक इसको लिखें तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी जो हमारा हुआ ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो बनेगा ये एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। इसी को हम आगे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये इसको डिवाइड कर दिया हमने, ई इंटरसेक्शन एफ को मैंने डिवाइड कर दिया एन एस से, और फिर नीचे भी डिवाइड कर दिया इसको एन एफ को एन एस से। तो ये प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ जो आया निकल के, ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, तो वो क्या आ जाएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी ये क्या बन गया, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, यानी ई इंटरसेक्शन एफ, और ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एफ, तो ये हो गया, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकल के ये आ गया, या ये आ गया, दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो देखिए बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपको ई बाई एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालना है, तो हमें क्या करना है, उसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को, ई और एफ की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी एफ से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये था कॉन्सेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का।
तो यहां पे कुछ याद नहीं रखना, बस दो बातें याद रखनी है कि देखिए जब हम विदाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के निकालेंगे, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो हम जो सैंपल पॉइंट में जितने नंबर होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो इवेंट हो चुकी है, तो अब ये समझ लीजिए कि जो हमारा सैंपल स्पेस एस था, अब सैंपल स्पेस एस नहीं रहेगा, जो इवेंट हो चुकी है वो हमारा नया सैंपल स्पेस बन जाएगा उस इवेंट के लिए जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं। जैसे मान लो ये कहता है कि आप ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए जबकि जो बी इवेंट है वो हो चुकी है, तो जो बी हो चुकी है या जो गिवन है जिसका अकरेंस हमें पता चल चुका है, वो जो इवेंट होगी जैसे बी, तो बी हमारा अब सैंपल स्पेस बन जाएगा ए के लिए। अब हम जो ए को देखेंगे वो बी के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी अब हम क्या करेंगे, जो ए की जो सैंपल पॉइंट होंगे, कितने ऐसे सैंपल पॉइंट है ए के जो बी के साथ कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना होगा और उसको हमें डिवाइड करना होगा बी से। तो सिंपल एक बात याद रखना है कि जो इवेंट हो चुकी है वो हमारा नया सैंपल स्पेस बन जाएगी। अब हमारा जो सैंपल स्पेस होगा उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? तो ये था कॉन्सेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो अब हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, हो गया देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। देखिए ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। बाकी अभी इसकी 3 प्रॉपर्टीज और हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बार बार वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज हैं 3 उसको देखेंगे, उसके बाद में फिर हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, उस फर्स्ट एक्सरसाइज जो इस पे है 13.1, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में 3 प्रॉपर्टीज के साथ मैं बताऊंगा, उनका स्टेटमेंट बता दूंगा प्रॉपर्टीज का। उसके बाद हम 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उसकी वीडियो आएगा पार्ट हमारा होगा 4th पार्ट में आएगा, ठीक है। ये हमारा 3rd पार्ट था, अब के पार्ट कौन सा आएगा, 4th पार्ट आएगा। तो 4th पार्ट में हम सारा सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए ये अगर कंटेंट्स आपको वीडियो का अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक्स ज़्यादा से दीजिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो उनको बताइए, ठीक है। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट्स में आप लिखते रहेंगे, मैं उस कमी को आपको दूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक क्वालिटी वीडियो मैं प्रोवाइड करूं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कंटेंट मिलता रहेगा। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं टर्म 2 का पूरा आपको कंटिन्यूस करा दूंगा, बहुत अच्छे से करा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।